नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। क्या आप अपने ऑफिस में कामकाज के 96 घंटों में से 74 घंटे बर्बाद कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन यह विशेषाधिकार हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के पास है। कामकाज के 96 घंटों में से करीब 74 घंटे हंगामे, नारेबाजी और शोर में बर्बाद हो जाते हैं। सांसद टेबल पर चढ़ जाते हैं, रूल बुक उछाल दी जाती है, सारा माहौल असंसदीय हो जाता है। वो संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसके मॉनसून सत्र की पिक्चर वेंकैया नायडू के दिमाग में लगातार घूम रही थी और इससे वो इतने व्यथित हो गए कि मंगलवार को रात भर सो नहीं पाए। ये बात उन्होंने आज संसद में बताई और संसद की पवित्रता के साथ हुए खिलवाड़ पर अपना एक लिखित बयान पढ़ा। इस दौरान भावुकता में उनका गला भर आया। आज वेंकैया नायडू के इस इमोशन का विश्लेषण करेंगे और आपको संसद के कामकाज और प्रोडक्टिविटी का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। जैसे ही कोरोना से राहत मिलती दिखती है, वैसे ही कोई ना कोई बुरी खबर आ जाती है और सबकी चिंता बढ़ा जाती है। पंजाब में स्कूल खुलने के बाद बच्चों में कोरोना संक्रमण के 27 केस, हिमाचल प्रदेश में 62 केस, हरियाणा में 6 कोविड पॉजिटिव केस आए। इस खबर ने देश के हर परिवार को डरा दिया। बच्चों में फैलते इस संक्रमण की पूरी रिपोर्ट भी देखिएगा। वैसे केरल के हालात भी चिंता बढ़ा रहे हैं। वहां बड़े पैमाने पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने की बात सामने आई। अब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब यह होता है कि वैक्सीन की 2 डोज लेने के बावजूद तेज संक्रमण हुआ। काफी समय से देश में औसतन आधे मामले केरल से आ रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर है। दूसरी तरफ डेल्टा सहित तमाम वेरिएंट को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीन मिक्सिंग के पक्ष में भी एक लहर सी चल रही है। भारत में वैक्सीन डोज मिक्स करने पर स्टडी करने की मंजूरी मिल गई है। हमने 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज मिक्स करने के साइड इफेक्ट्स और फायदों का विश्लेषण एक्सपर्ट्स की मदद से किया है, क्योंकि यह तरीका अगर सफल हुआ तो दूसरे देशों की तरह भारत के लिए भी यह कोविड मैनेजमेंट की कुंजी साबित हो सकता है। और आज की सबसे दुखद और सबसे वायरल खबर की तस्वीरें भी देख लीजिए। मुसीबतों का पहाड़ टूटकर चलती बस पर आ गिरा और किन्नौर हरिद्वार हाईवे पर हाहाकार मच गया। बस सहित कई वाहनों पर गिरी इस आफत से कई लोगों की जान चली गई। तमाम लोग मलबे में ही फंसे रह गए। ये खबर एक बार फिर पहाड़ों में यात्राएं और आवाजाही करने वाले लोगों को सावधान कर रही है। मौसम और समय का तकाजा यही है कि एक्स्ट्रा खबरदार रहा जाए। संसद सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। जब भी संसद का सत्र शुरू होने की खबर दी जाती है तो यह आशंका जरूर जताई जाती है और यह आशंका अक्सर सही साबित होती है। इस बार का मॉनसून सत्र भी इस मामले में देश की उम्मीदों पर खरा उतरा और इस बात का हमारे देश के माननीय सांसदों को कोई अफसोस भी नहीं है। लेकिन आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू संसद में विपक्षी सांसदों के असंसदीय व्यवहार से व्यथित हो गए। संसद के मॉनसून सत्र में मंगलवार को राज्यसभा में हुए हंगामे पर वेंकैया नायडू ने आज अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार किया। दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह टेबल पर चढ़ गए। यही नहीं, बाजवा ने रूल बुक चेयर पर फेंक दी। हालांकि यह सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद हुआ था। आज इस घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए वेंकैया नायडू की आंखें और गला दोनों भर आए। उन्होंने बताया कि वो लोकतंत्र के मंदिर की इस बेअदबी पर रात भर सो नहीं पाए। संसद की पवित्रता पर आई इस आंच पर लिखित बयान पढ़ते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि अपनी पीड़ा बताने और निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं। हालांकि संसद में हंगामे की तस्वीरों को इतनी बार देखा जा चुका है कि अब देश की भावनाओं ने भी इस पर आहत होना छोड़ दिया। लेकिन वेंकैया नायडू अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। जय जवान जय किसान। आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। हम लोग न सुने। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट सर। जो दुकानदार हैं, उपभोक्ता संरक्षण, क्यों आप संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं? क्यों आप खुद मर्यादा गिरा रहे हैं? सर कौन रुकता है? देखिए सरकारें बदलती हैं, सत्ता बदलती है, विपक्ष बदलता है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा के साथ खिलवाड़ की परिपाटी नहीं बदलती। ये हमारे देश के माननीय हैं,
जिनको न संसद की गरिमा का मान है, न दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान। मंगलवार को विपक्षी सांसदों की इस हद दर्जे की हरकत से वेंकैया नायडू रात भर सो नहीं पाए और आज राज्यसभा में अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए। The Parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. Distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday, when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday, and to condemn such acts. As I spent a sleepless night. वेंकैया नायडू लिखित बयान को पढ़ते पढ़ते भावुक हो गए। उनकी आंखों में मंगलवार की घटना के दृश्य चल रहे थे। वापस लो, वापस लो। वो दृश्य जिसमें विपक्ष ने संसद को प्रदर्शन का जंतर मंतर बना दिया, वो दृश्य जिसमें संसद की टेबल पर चढ़कर असंसदीय परंपरा का प्रदर्शन किया गया, वो दृश्य जिसमें कांग्रेस सांसद ने सभापति की चेयर पर रूल बुक फेंककर अपना विरोध जताया। वेंकैया नायडू को इन दृश्यों से गहरा आघात पहुंचा। हालांकि उनके लिए ये कोई अप्रत्याशित बात तो नहीं थी। उन्होंने राज्यसभा के सभापति बनने से पहले भी इसी संसद में लंबा वक्त बिताया है। वो बेशक जानते हैं कि संसद में विपक्ष की क्या सीमाएं होती हैं और सत्ता पक्ष की क्या शक्तियां। They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Regarded as the temple of democracy. वेंकैया नायडू आज तैयार होकर आए थे राज्यसभा में विपक्ष की क्लास लेने के लिए। वो कभी सख्त लहजे में, कभी सहजता से, कभी भावुकता से विपक्ष को पाठ पढ़ा रहे थे। I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. लेकिन विपक्षी सांसद 2-3 मिनट में ही बोर होने लगे। Please have the decency at least, as the chair is saying something at least to hear it. You may not agree, that's a different matter. और फिर वही ठाक के 3 पात। Right at the start of the proceedings of the House yesterday. सभापति महोदय ने विपक्षी हंगामे को दबाने के लिए जोर जोर से अपना बयान पढ़ना शुरू किया। What is worrisome? तो विपक्ष ने भी अपने विरोधी स्वर तेज कर दिए। आखिरकार वेंकैया नायडू को अपनी स्पीच को इस अंतिम वाक्य के साथ विराम देना पड़ा। I don't want to run the house like this. I am adjourning the house to meet at 12 here. Credit Guarantee Corporation Amendment 21 दिन हो गए, लोकसभा हो या राज्यसभा, मॉनसून सत्र इसी तरह हंगामेदार रहा। पूरे सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही का आगाज विपक्षी दल कृषि कानून बिल और पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग से होता रहा और हर दिन दोनों सदनों की कार्यवाही का अंत विपक्ष की डिमांड को सत्ता पक्ष की नामंजूरी मिलने के साथ खत्म होता रहा। आप तीनों काला कानून वापस लेने के बजाय बार बार चर्चा आप इस देश के सदन का मजाक बना रहे हैं। आप सांसदों को बेवकूफ समझते हैं या उन करोड़ों किसानों को बेवकूफ समझते हैं जो सड़क पे बैठे हुए हैं। 500 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो चुकी है अब तक। क्या कर रही है सरकार? इसलिए हम लोगों ने विरोध किया कि चर्चा बार बार कराने का कोई मतलब नहीं है। चर्चा कराइए बिल की वापसी के ऊपर। ये तीनों काला कानून वापस कैसे होगा, चर्चा इस बात की होनी चाहिए। कि मेरे नोटिस पर चर्चा शुरू हुई, मैंने भाषण शुरू किया और हमने बताया कि किसान की गलत नीतियों के कारण, किसान विरोधी नीतियों के कारण जो यूपीए सरकार का 10 साल का बजट था उससे अधिक बजट एनडीए सरकार ने 1 साल में दिया है। जितना इनका बजट था उससे ज्यादा तो किसानों के खाते में मोदी जी की सरकार डाल चुकी है। ये किसान विरोधी हैं और पिछले 2 दशक में जितने भी आयोग बने सबकी रिकमेंडेशंस के आधार पर
ये बिल बनाए गए हैं। आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। इस बार संसद सत्र के दौरान सब कुछ हुआ, हंगामा, बहसबाजी, तू मैं, पर्चे लहराना, पर्चे फाड़ना, लेकिन बस काम नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जब बचे हुए 2 दिन भी काम के कोई आसार नजर नहीं आए तो उन्होंने आज ही लोकसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। इस बार लगातार गतिरोध रहा और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। पिछले 2 वर्ष संसद के कामकाज की दृष्टि से अधिक उत्पादकता वाले रहे। देर रात तक सदन भी चला और कोविड महामारी के समय में भी माननीय सक्रिय रूप से सदस्यों की भागीदारी रही। मेरी कोशिश थी कि इस बार भी मैं सदन को देर रात तक चलाता, सब विषयों पर चर्चा होती, संवाद होता, माननीय सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र की बातों को सदन में रखते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। इस बार के मानसून सत्र में संसद में गतिरोध के ऐसे बादल फटे जिसमें देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जरूरी बहस तो बह गई, साथ ही देश के टैक्स पेयर के खून पसीने की कमाई के करोड़ों रुपए भी डूब गए। नारे के लिए आपको नहीं भेजा है सदन में। माना कि सत्ता से सवाल करने का हक रखता है विपक्ष, लेकिन अपने हक के लिए विपक्ष को संसद का अपमान करने का हक कैसे हो सकता है? आज तक ब्यूरो। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कहा था कि लोकतंत्र में प्रत्येक विचार का केंद्र बिंदु संसद है, यानी संसद ही वो जगह है जहां से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर इसीलिए कहा जाता है। लेकिन इस बार संसद के मानसून सत्र में देश के माननीयों ने एक बार फिर न सिर्फ करोड़ों रुपए बर्बाद किए बल्कि बहुमूल्य वक्त बर्बाद हुआ। 19 अगस्त से शुरू हुए 19 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान संसद की प्रोडक्टिविटी रेट सिर्फ करीब 22.5% रही। लोकसभा में 22% कामकाज हो पाया, जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 23% रही। मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में तय 96 घंटों में से औसतन कुल 21 घंटे 14 मिनट काम हुआ, यानी 96 में से 74 घंटे 46 मिनट हंगामे की भेंट जाकर। लोकसभा में करीब 21 घंटे और राज्यसभा में करीब 22 घंटे काम हुआ। दोनों सदनों में प्रश्नकाल में भी काफी कम काम हुआ। लोकसभा में प्रश्नकाल की प्रोडक्टिविटी 36%, राज्यसभा में 27% रही। पूरे मानसून सत्र के दौरान कुल 117 सवालों के जवाब दिए गए। लोकसभा में 66 सवालों के और राज्यसभा में 51 सवालों के जवाब मंत्रियों ने दिए। जहां तक बिल की बात है तो मानसून सत्र के दौरान ओबीसी बिल समेत कुल 20 बिल पास हुए। हालांकि ज्यादातर बिल बिना किसी बहस के ही कुछ ही मिनटों में पास कर दिए गए। यानी मानसून सत्र के दौरान संसद चली तो जरूर, लेकिन काम कम, हंगामा कुछ ज्यादा ही होता रहा, जिसकी वजह से जो लोकसभा 13 अगस्त को स्थगित होनी थी वो आज ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई और राज्यसभा में भी अगले 2 दिन कोई खास काम होगा इसके आसार भी नहीं है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए न सत्ता पक्ष तैयार है न विपक्ष तैयार है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। यही पहली बार सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को आज देखा है। जब सारे कुछ खत्म हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी सदन में पधारे थे। तो इसके मतलब ये है कि ये सरकार पार्लियामेंट की कामकाज चलाने में ये सरकार को कभी दिलचस्पी नहीं रहे। सरकार की दिलचस्पी रहे उनकी मनमानी तरीके से जितना बिल जितना लेजिस्लेशन है सारे को धड़ल्ले से पारित करना। देखो सरकार तो अपना काम कर रही है
और विपक्ष को जो इस काम में हिस्सेदारी भागीदारी करनी चाहिए था, डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करना चाहिए था, वो डिस्ट्रप्शन में ज़्यादा व्यस्त रही, डिबेट और डिस्कशन में कम। हम लोकसभा में भी रहे हैं, राज्यसभा में भी हूँ, इतना बेशर्मी के साथ अराजकता, उद्दंडता और हिंसा सदन के अंदर आज तक हमने नहीं देखी है, ना महसूस की है। कैसे उनका मार्शन करना उनका अधिकार है और वो सही भी है, उस अधिकार का स्वागत करता हूं, लेकिन क्या इस संसद में भारत के सर्वसामान्य जो हमारी जनता है उनके अधिकार को कोई छीन रहा है, संविधान पे कोई हमला कर रहा है, तो फिर क्या उसकी आवाज बाहर नहीं उठानी चाहिए? हम उन घटनाओं की या उन लोगों की निंदा करते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, लेकिन ये चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ये आचरण करना ये देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। आने वाली पीढ़ी को ये गलत संदेश जाएगा। संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं की दुहाई देने से पहले ये बेहद आवश्यक है, इस सरकार को अपने अहंकार और गुरूर के आईने में एक बार झांकना चाहिए कि गर्मी, सर्दी, बरसात वो बैठे हुए हैं और आपके कान पर जूं नहीं रेंग रही। संसद में काम हो या न हो, रोजाना लाखों करोड़ों रुपए हंगामे की भेंट चढ़ जाएं, लेकिन सत्ता या विपक्ष दोनों को इससे कोई खास फर्क पड़ता हो ऐसा कम से कम नजर नहीं आता। अपने फायदे की सियासत चमकाने के लिए संसद और सड़क का फर्क अब धुंधला पड़ चुका है और देश के टैक्स पेयर्स की खून पसीने की कमाई का जो नुकसान हो रहा है वो अलग। संसद सत्र के दौरान 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए आता है, यानी 1 घंटे का खर्च हुआ 1.5 करोड़ रुपए। इस मॉनसून सत्र में करीब 74 घंटे हंगामे से बर्बाद हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो अब तक 111 करोड़ रुपए से ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं। अब आपको पूरे परिवार के लिए एक जरूरी विश्लेषण, कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होते ही देश भर के स्कूलों में पड़े ताले खुलने लगे हैं या फिर स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन क्या बच्चों को इस समय स्कूल भेजना सुरक्षित है? खासकर तब जब अभी बच्चों की कोरोना वैक्सीन नहीं आई है। और बच्चों के स्कूलों को खोलने का यह सवाल इसीलिए और गंभीर हो गया है क्योंकि स्कूल खोलने में तेजी दिखाने वाले 3 राज्य हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में स्कूली बच्चों में कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आने लगे। कोविड काल में बच्चों का स्कूल खोल दिया जाए या नहीं, लाख टके का यह सवाल हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कोरोना आंकड़ों से फिर चर्चा में आ गया है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल गए 62 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 10 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट बुधवार को आई है। स्कूल से लिए गए सैंपल्स में 27 बच्चे पंजाब में बीते 3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इन 27 बच्चों में से 21 लुधियाना के 2 स्कूलों के बच्चे हैं। हरियाणा में भी स्कूली बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने का आंकड़ा 6 है। ये सभी बच्चे फतेहाबाद के हैं, जिनकी रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई है। हमारे स्कूल में कल टेस्टिंग हुई, +1 क्लास के विद्यार्थी थे, 41 विद्यार्थियों की टेस्टिंग हुई थी, उसमें से 8 विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव आए ने। उनके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से हमारी बात हुई। हमने +1 और +2 के सारे विद्यार्थियों को कल ही स्कूल से बाहर आने का आदेश दे दिया था। जब तक कोविड इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता 14 दिन के लिए हमने सस्पेंड कर दिए थे। बाकी स्कूल के बाकी विद्यार्थियों के लिए हमारी बात चल रही थी। आज डीसी साहब के हुक्म अनुसार 10 तारीख से हम 24 तारीख तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद 16 जुलाई से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल को खोलने वाला हरियाणा पहला राज्य था। इसके बाद 2 अगस्त से प्री नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की इजाजत पंजाब ने भी दी है। 2 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए, लेकिन अब इन तीनों राज्यों के स्कूली बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो हंगामा मच गया है। 3 राज्यों में स्कूलों के बच्चों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बड़े स्तर पर पूरे भारत को यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या वाकई दोबारा स्कूलों को खोलने का समय आ गया है। महाराष्ट्र 17 अगस्त से कोरोना नियंत्रित क्षेत्रों में स्कूल खोलेगा। महाराष्ट्र में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल ग्रामीण इलाकों में, जबकि 8वीं से 12वीं तक के स्कूल शहरी इलाकों में खुलेंगे। उत्तर प्रदेश ने 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी है। 1 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं।
दिल्ली में बड़े बच्चों को प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के लिए स्कूल आने की इजाजत मिल चुकी है। कर्नाटक में 23 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। ओडिशा में 26 जुलाई से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे। 16 अगस्त से 9वीं और 11वीं के स्कूल भी खुल सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। तमिलनाडु में 1 सितंबर से 9वीं और 12वीं के स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मेघालय भी अगस्त से स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है। लेकिन देश के बाकी राज्यों में स्कूल खुले उससे पहले हिमाचल प्रदेश ने 22 अगस्त तक स्कूलों में फिर से ताला लटका दिया है। कल हमने कैबिनेट की बैठक में कोविड सिचुएशन को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद ये पाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी तेजी से पिछले 8-10 दिनों में मामलों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है कोविड के, और ऐसी सूरत में स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर भी जो है उसमें संक्रमित हुए और चंबा जिला में विशेष तौर से ज्यादा है। और ऐसी सूरत में फिर हम अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए करें वो उचित नहीं है, तो इसलिए बेहतर समझा कि हम एक निर्णय करके 22 तारीख तक स्कूल जो हिमाचल में स्कूल खोले थे उन सभी स्कूलों को बंद कर देते हैं। पंजाब और हरियाणा ने स्कूलों को दोबारा बंद करने को लेकर कोई फैसला तो नहीं किया, लेकिन कम से कम पंजाब ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की सैंपलिंग को तेज करने का फैसला किया है। हाँ, ये हमने डिसाइड किया है कि हर रोज 200 बच्चों के पीछे एक बच्चे को टेस्ट करने का हमने टारगेट रखा है और टोटल 3,35,000 स्टूडेंट्स हैं जो प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक पढ़ते हैं और उसका जो 200 के पीछे 1 की रेशियो है लगभग 1500 के करीब बनती है। हर रोज 1500 से ऊपर अब 2000 भी जा सकता है, 1700 भी जा सकता है, पर ये टेस्टिंग हम कंटिन्यूसली करेंगे बच्चों में। स्कूली बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान है वो बेहद गंभीर समस्या है, लेकिन दूसरी लहर के बाद स्कूलों को खोलने को लेकर आई ये रिपोर्ट नई परेशानी का सबब बन रही है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। स्कूल खोलने वाले 3 राज्यों में कोरोना हड़कंप के बीच सवाल बच्चों के भविष्य का भी है। मौजूदा सत्र में संसद में रखी गई एक स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल न खोलने के संकट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रिपोर्ट के अनुसार 1 साल से ऊपर से स्कूलों के बंद होने से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे पढ़ाई लिखाई के पहले से चल रहे संकट में इजाफा हुआ है। यही नहीं, स्कूलों के न खुलने से परिवारों के सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ा है। 4 दीवारी में बंद बच्चों का अपने माता पिता से रिश्तों पर असर पड़ा है। बाल विवाह और स्कूली बच्चों के घरेलू कामकाज में धकेलने के मामले बढ़े। कोरोना के समय की चिंता स्कूली बच्चों के भविष्य को लेकर तो है ही। केरल में कोरोना के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केरल में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात के बीच बड़ी तादाद में पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को संक्रमण होने के मामले सामने आए। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों में कोरोना के 40% मामले अकेले केरल से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस पर कड़ी नजर है। जीनोम सीक्वेंसिंग से इस पहेली का जवाब मिल सकता है। केरल में कोरोना के आंकड़े सिर्फ परेशान करने वाले ही नहीं हैं, बल्कि कोरोना की एक नई परिस्थिति ने हड़कंप मचा दिया है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस यानी जिन्हें टीके की दोनों डोज लगी हुई हैं, उन्हें भी कोरोना होने के मामले केरल में 40,000 के पार हैं, जबकि पूरे देश में 1 लाख ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के मामले हैं। अकेले केरल में इतनी बड़ी तादाद में टीका लगवाने वालों को कोरोना कैसे हुआ? इस सब में वायरस में कोई नया बदलाव हुआ है या नहीं? इसका जवाब जीनोम सीक्वेंसिंग से ही मिल सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय को डेल्टा वेरिएंट का ही शक है। केरल में कोविड के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस 9 जिलों में है। इसमें भी पथनामथिट्टा में सबसे ज्यादा मामले हैं। सूत्रों का ये कहना है कि अगर केरल 40,000 सैंपल्स जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस और री इन्फेक्शंस के केरल में पाए गए हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजे, तो इसकी संभावना है कि जल्द से जल्द जो न्यू म्यूटेंट वेरिएंट सस्पेक्टेड है केरल में, ये जल्दी ही पकड़ में आ जाएगा और इससे सिचुएशन को जल्दी ही कंट्रोल में ला सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि केरल में जो हालात हैं उसकी पूरी पिक्चर तभी समझ में आएगी जब जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, और जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार भारत में काफी कम है। हमें जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेज हो रहे हैं और राज्य में जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी है उसको एनालाइज करके देखना होगा कि जिन लोगों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें किस वेरिएंट से हो रहे हैं। साथ में यह भी जरूरी है कि न केवल केरल में बल्कि पूरे देश में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन अर्थात जिनको वैक्सीन लगी और उसके बाद इन्फेक्शन हुए
और साथ में जिनको पास्ट में इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद भी वही इन्फेक्शन हुआ, जो उनको इम्यून एस्केप कहते हैं। इस तरह के दोनों केसेज से जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए डेटा कलेक्ट और सैंपल कलेक्ट करने चाहिए, और इस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीन प्रभावकारी है। साथ में याद रखना होगा कई अन्य राज्यों में केसेज बढ़ रहे हैं और वहां पर भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग को बढ़ाना होगा। केरल में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के मामलों को लेकर सरकार की चिंता लाजमी है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम फिर से केरल जाकर वहां का जायजा ले सकती है। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ कोरोना के अलग अलग वेरिएंट का खतरा है, दूसरी तरफ वो कोशिशें हैं जिनसे वायरस के संक्रमण को कम करने के दावे हो रहे हैं। वैक्सीन की डोज मिक्स करने की तकनीक भी एक ऐसा ही तरीका है। दुनिया भर में फैलते नए नए वेरिएंट से परेशान देश किस तरह वैक्सीन मिक्स करके कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी ढाल मजबूत कर रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। आज भारत ने वैक्सीन मिक्सिंग की स्टडी को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन की डोज मिक्स करने का फायदा ज्यादा है या साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसका जवाब हमने एक्सपर्ट से जाना। कोरोना के नए वेरिएंट तेजी से संक्रमण फैला रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में वैक्सीन मिक्सिंग के पक्ष में एक लहर सी चल रही है। पिछले साल जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, तब WHO ने सलाह दी थी कि 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज को मिक्स नहीं करना चाहिए, और ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इस पर डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन संकट इतना बड़ा था कि खतरों के बावजूद कई देशों ने वैक्सीन के कॉकटेल का ट्रायल किया। रूस अपने आप को वैक्सीन मिक्स करने वाले मामलों में सबसे आगे बताता है। रूस ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और स्पुतनिक वी की डोज मिक्स की थी और इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। इस ट्रायल के फाइनल नतीजे इसी महीने प्रकाशित होने वाले हैं। डेनमार्क ने कहा कि एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड वैक्सीन की डोज पहले ली जाए, उसके बाद दूसरी डोज में फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन दी जाए तो अच्छी सुरक्षा मिलती है। जर्मनी भी ये तय कर चुका है कि वो सितंबर से फाइजर या मॉडर्ना के बूस्टर वैक्सीन देना शुरू करेगा। ये डोज ऐसे लोगों को दी जाएगी जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, या ये बूस्टर डोज उन लोगों को भी दी जाएगी जिन्हें पहले कोई और वैक्सीन लगी हुई है। दक्षिण कोरिया में हुई स्टडी में पता चला कि एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड की पहली डोज देने के बाद अगर दूसरी डोज फाइजर की दी जाए तो एंटीबॉडी लेवल एस्ट्राजेनेका के 2 डोज के मुकाबले 6 गुना ज्यादा रहता है। थाईलैंड में भी चीन की सिनोवैक वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी, यानी चाइनीज वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के साथ मिक्स किया गया। कनाडा ने भी फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन के साथ एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड को मिक्स किया है, लेकिन अंतिम नतीजा अभी उपलब्ध नहीं है। स्पेन ने एस्ट्राजेनेका के साथ फाइजर या मॉडर्ना की डोज देने की वकालत की है, लेकिन अंतिम नतीजे अभी नहीं आए हैं। हालांकि यूरोप और अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर ने वैक्सीन मिक्सिंग पर अभी तक कोई फाइनल सलाह नहीं दी है, लेकिन दुनिया भर में जो शुरुआती नतीजे आए हैं उससे पता चलता है कि वैक्सीन की डोज मिलाने के बावजूद अच्छा सुरक्षा कवच मिल सकता है और कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। हेटेरोलोगस वैक्सीन यानी कि 2 अलग टाइप की कोविड के लिए वैक्सीन एक गैप के बाद देना, ये बाहर के कई देशों में किया जा रहा है। यूरोप में भी किया गया है, यूएस यूके में भी ट्राई किया गया है। यूजुअली इसमें जो 2 वैक्सीन यूज करी गई हैं, पहली है एस्ट्राजेनेका जो एक तरह का वेक्टर्ड वैक्सीन है, और उसके बाद जो वैक्सीन दी गई है वो एक mRNA वैक्सीन है, और उसमें देखा गया है कि रिजल्ट्स बेटर हैं एंड सेफ्टी इक्वल है। वैक्सीन सेफ है एंड साथ ही साथ इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स बेटर मिल रहा है। बट इंडिया में जो 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड जो एक वेक्टर्ड वैक्सीन है और कोवैक्सिन जो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये सब जगह उपलब्ध नहीं है, ये इंडिया में ही उपलब्ध है। अगर हम इसे मिक्स एंड मैच करते हैं तो कैसा रिजल्ट आएगा ये कह पाना मुश्किल है। कोरोना की दूसरी लहर के साए से इकोनॉमी के तेजी से उबरने की बात पर वित्त मंत्रालय ने भी मुहर लगा दी है, लेकिन इस तेजी के रास्ते में महंगाई रुकावट बनती नजर आ रही है। आरबीआई की चेतावनी के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी को लेकर वित्त मंत्रालय ढुलमुल रवैया अपना रहा है।
कोविड-19 की दूसरी लहर को बेअसर करते हुए देश की अर्थव्यवस्था अब फुल स्पीड से दौड़ रही है। करीब करीब सभी सेक्टर्स में तेजी का माहौल देखा जा रहा है। वित्त मंत्रालय की आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स वसूली से लेकर खपत और निर्यात तक हर एक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में इजाफा हुआ है। वित्त मंत्रालय ने भरोसा जताया है कि अगर टीकाकरण की गति तेज रही तो विकास दर में ज्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। नीति आयोग ने भी टीकाकरण की स्पीड से संतोष जताया है। दूसरी वेव आई है, उसके बाद से वैक्सीनेशन बहुत तेजी से बढ़ाए हैं, वैक्सीन की सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ाई है। अभी 2 दिन पहले दोबारा फिर 80 लाख तक का लक्ष्य हमने दिन में पा लिया है। हम लोगों ने 1 दिन में 80 लाख लगाए हैं और इस बात पे सरकार तत्पर है और कटिबद्ध है कि इस वैक्सीन की सप्लाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और हम 47 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो टीका लगा ही चुके हैं और मेरे ख्याल में इस साल के आखिर तक कम से कम ये संख्या 60-65 करोड़ हो जाएगी। आर्थिक गतिविधियों में सुधार से जीएसटी समेत तमाम तरह के टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। इससे राजकोषीय दबाव कम होने का भरोसा बढ़ गया है। फिलहाल तो शेयर बाजार में रोज बनते नए रिकॉर्ड, म्यूचुअल फंड में बढ़ता निवेश, क्रेडिट ग्रोथ में तेजी, गैर खाद्य क्षेत्र में कर्ज की दर का 6.5% के साथ 4.5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से सरकार बेहद उत्साहित है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है बेकाबू महंगाई। आम जनता को महंगाई से निजात दिलाने में सरकार की कोशिशें भी अभी तक सफल नहीं हुई हैं। मई और जून की खुदरा महंगाई दर 6% के पार चली गई, जो चिंता का विषय है। आरबीआई ने पिछले हफ्ते ही महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर सरकार को एक बार फिर इस मोर्चे पर काम करने का साफ संकेत दे दिया है। The recent inflationary pressures are evoking concerns, but the current assessment is that these pressures are transitory and largely driven by adverse supply side factors. आरबीआई की पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने की अपील पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए कई कदम उठा चुकी है। साथ ही उनका कहना है कि ईंधन पर भी सरकार की नजर है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि बाजार में क्रूड के दाम और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च पर हमारी नजर है और समय आने पर इसकी कीमतें घटाने के लिए सही कदम उठाए जाएंगे। आज तक ब्यूरो। इस साल जनवरी जून के बीच घरों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। सीबीआरई की रिपोर्ट में इस बढ़ोतरी के पीछे घरों की कीमतों में कमी की को सबसे बड़ी वजह बताया गया है। सीबीआरई ने घरों के दाम में हुए इजाफे और लोगों की इनकम में हुई बढ़ोतरी के आधार पर मकानों की कीमतें घटने का दावा किया है। कोरोना की दूसरी लहर इकोनॉमी पर पहली लहर की तरह भारी नहीं पड़ी है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर्स में शामिल रहे रियल एस्टेट में भी इस बार गिरावट देखने को नहीं मिली है। सीबीआरई की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी जून 2021 के दौरान घरों की बिक्री 75% से ज्यादा बढ़ी है। 7 शहरों में हुई प्रॉपर्टी की बिक्री के आधार पर इस इजाफे का दावा किया गया है। बिक्री में बढ़ोतरी को बढ़ाने में पुणे की हिस्सेदारी 26%, मुंबई की 19%, हैदराबाद की 18% और दिल्ली एनसीआर की 17% है। घरों की बिक्री में इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह सस्ते घरों की सप्लाई है, यानी कीमतें भी कम है और होम लोन भी कम ब्याज पर मिल रहा है। जो गवर्नमेंट आज की तारीख में हाउसिंग में बहुत ही तवज्जो दे रही है और हाउसिंग के लिए अगर आप देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बड़ी ही एग्रेसिवली आगे आ रही हैं और जो होम लोन के रेट्स हैं इतने कम, पिछले कई सालों में इतने कम रेट नहीं मिले। तकरीबन 7% से नीचे के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आज आपको होम लोन मिल जाता है। तो ये भी बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि जो पहले जिनके अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, इस लोन रेट के कम होने की वजह से उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। कीमतों का जिक्र सीबीआरई की रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति कमाई के हिसाब से किया गया है। 2010 के बाद से लग्जरी घरों के दाम 1 से 6%, मिड सेगमेंट में 2 से 7% बढ़े हैं। वहीं 2010 और 2020 के बीच प्रति व्यक्ति जीडीपी 4% CAGR से बढ़ी है। इसके अलावा टॉप 7 शहरों में प्रति व्यक्ति जीडीपी राष्ट्रीय औसत से ऊपर थी,
जिसमें बेंगलुरु ने 6.6% का उच्चतम CAGR हासिल किया। इनकम में बढ़ोतरी ने संपत्तियों की कीमत में औसत इजाफे को कहीं पीछे छोड़ दिया है, जिससे ये समझना आसान है कि क्यों लोग अब अपने घर का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। From rent, they want to own their own home now. हर आदमी चाहता है कि अपने सिर पे अपनी छत हो। That is a very important part. हर आदमी एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है, फ्रॉम 2 BHK to 3 BHK लोग ले रहे हैं। दूसरा, आदमी की वैल्यू ऑफ इनकम बढ़ चुकी है। और तीसरा, हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे खुद की अपना घर होना चाहिए। घरों की कीमतों में बढ़ोतरी न होने के बावजूद निवेशकों की रियल एस्टेट में दिलचस्पी बढ़ना हैरान करने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 58.5% लोग कोरोना के बाद रियल एस्टेट में निवेश को फायदेमंद मान रहे हैं। बेशक ये बदलाव रियल एस्टेट के लिए गुड न्यूज है, लेकिन ये गुड न्यूज तभी सच साबित होगी जब ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी और उन्हें वक्त पर पोजीशन मिलेगा। आदित्य के राणा, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।